हेलविट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट पॉलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और मैं आपको पहले ही से इन्फॉर्म कर दूं कि भैया हम लोगों का ये पहला लेक्चर नहीं है। एक्चुअली मैं इससे पहले ही काफ़ी लेक्चर डाल चुका हूँ और शेड्यूल्स की ये तीसरी या चौथी क्लास है। और बाकी के जो वीडियोस हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, तो भैया जाके विजिट कर लेना वहाँ पे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो भैया स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने शेड्यूल्स जो कि बचे हुए थे। तो हम लोग काफ़ी शेड्यूल्स 8 शेड्यूल्स हम लोग अपने निपटा चुके थे। और जो बचे हुए हमारे शेड्यूल्स हैं उनको और देख लेते हैं और फिर अपना ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 8 शेड्यूल्स देख लिए थे और हम लोग याद किसकी मदद से कर रहे थे, तो एक ट्रिक का हम लोगों ने सहायता ली थी जिसका नाम था टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम। तो आज यहाँ तक टीयर्स हमने कंप्लीट कर लिया था, ओएफ ऑफ भी कंप्लीट कर लिया था, ओ भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे एल के बारे में। तो यानी कि एल से 9th शेड्यूल के अंदर हमारे कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन से टॉपिक, कौन से मुद्दे हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो 9th शेड्यूल के अंदर डले हुए हैं भैया लैंड रिफॉर्म रिलेटेड लॉस, यानी कि ज़मीन सुधार से लेके रिलेटेड कानून डले हुए हैं। और ज़मीन एवोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम डला हुआ है, यानी कि ज़मीन ज़ादारी को कैसे ख़त्म किया गया है उसके बारे में आर्टिकल्स डले हुए हैं। तो भैया समझते हैं कि क्या है, कैसे डाले गए थे। तो भैया जहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि भूमि सुधार संबंधी कानून और ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन, यानी कि ज़मींदारी प्रथा कैसे ख़त्म कराई गई थी। तो भैया इसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो भैया पहले कहानी के लिए रेडी हो जाइए। तो आप लोग, हाँ, तो हम लोग हैं बहुत पुराने समय में जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे राज करते थे। और अंग्रेज़ों से भी राज करने से पहले हम पे राजा महाराजा, अलग-अलग प्रकार के राजा, मुगल्स, इन सब ने राज किया। और हमारी जो प्रजा थी हमेशा ही गुलाम बनी रही इन राजाओं के। इनका कहना मानना, इनकी बात सुनना, इनके लिए काम करना हमारी जनता की आदत बन चुकी थी। और कैसे भी करके अंग्रेज़ों ने इन राजाओं को हराया और इनके ऊपर राज करने लगे। यानी कि हम पे कौन राज कर रहा था? हम पे राज कर रहे थे राजा, और राजाओं के ऊपर राज कर रहे थे अंग्रेज। तो भैया कैसे भी करके हमने क्या किया, हमने अंग्रेज़ों ने इन राजाओं के ऊपर थोड़ी लगाम लगाई और खुद शासन करने लगे। और इन्होंने हम पे कई सालों तक शासन किया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने भारत छोड़ दिया। कब? 1947 को। हमने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारी मिन्नतें की, बहुत सारी जानें दी, बहुत सारी जानें ली भी हमने। और इसके साथ फिर हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। जैसे ही हमें आज़ादी मिली तो फिर हम लोगों ने देखा कि भैया जब हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी आ चुकी थी, फिर हम लोग अपने नेताओं को चुन सकते थे। और भैया हम लोगों ने राजाओं से कह दिया कि राजा जी अब आप हम लोग के ऊपर राज नहीं कर सकते हैं। अब आप राज नहीं करेंगे, ना ही आपकी कोई दरबारी हम पर हुक्म चलाएँगे। तो भैया जैसे कि हमें पता था कि राजा महाराजा बहुत अमीर हुआ करते थे और उनके साथ-साथ उनके दरबारी भी बहुत अमीर हुआ करते थे। और उनके पास 50,000 बीघा, 50-50 हज़ार बीघा ज़मीन हुआ करती थी। उनके पास 50 बीघा ज़मीन, किसी के पास 100 बीघा ज़मीन, किसी के पास 150 बीघा ज़मीन, किसी के पास 10,000 बीघा ज़मीन, तो किसी के पास तो गाँव-गाँव डले हुए थे। तो ऐसा सब सीन चल रहा था। तो जब इतना सब कुछ हो रहा था, तो अब हम लोग बात करें कि हमारा देश अब हो गया है आज़ाद। अब भैया राजाओं से कह दिया कि भैया आप लोग अपने महलों में सीमित रहिए। और अब आप नेहरू जी कह रहे हैं भैया हमें करना है सोशलिज्म एस्टेब्लिश। भैया आप लोगों के पास जितनी ज़मीन है आप दे दीजिए, तो भैया हम लोग सब बँटवारा कर देंगे। क्योंकि भैया इनकम गैप अगर देखी जाए तो इक्वालिटी तो है ही नहीं सोसाइटी के अंदर। कोई किसान ऐसा है तो जो कि मज़दूर बन के इन बड़े-बड़े किसानों के अंडर में काम कर रहा था। इन दरबारियों ये दरबारी कौन थे? बड़े ज़मींदार थे, ठीक है? तो बड़े-बड़े ज़मींदार थे, तो इनके अंडर में छोटे-छोटे किसान काम करते थे। तो भैया उनके पास तो कोई पैसा नहीं था। तो भैया अब नेहरू जी कह रहे हैं सबसे भैया अपनी ज़मीन छोड़ दो, सो हम इन्हें दे दें। सो अब भैया कोई, अब आप खुद हो तो भैया आपसे जेब से ₹5 तो फालतू में निकलते नहीं हैं। तो भैया 5,000 बीघा ज़मीन कैसे छोड़ोगे? तो ये सीन आ गया। तो भैया अब नेहरू जी ने सोचा भैया थोड़ा बहुत दिमाग लगाया जाए। क्या किया जाए? दिमाग लगाया जाए। तो भैया इन्होंने बनाया ऐसा कानून, इन्होंने अमेंडमेंट की। क्या की? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की। सबसे पहले इन्होंने क्या की? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की। कौन-सी अमेंडमेंट? फर्स्ट अमेंडमेंट की। यानी कि अगर हम हमसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में फर्स्ट एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि भैया हमारे संविधान की सबसे पहली अमेंडमेंट कौन-सी थी?
तो भैया सबसे पहली अमेंडमेंट थी एवोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, और ये पहली अमेंडमेंट थी, और ये कब लाई गई थी? 1951 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1951 में लाई गई थी। इतना क्लियर है? तो भैया हम लोग बात करें कि ये अब नेहरू जी ये फर्स्ट अमेंडमेंट लाए थे 1951 में, तो ये क्यों लाए थे? तो भैया नेहरू जी ये इसलिए लाए थे क्योंकि भैया आप लोगों के पास था क्या पहले? हम लोगों के पास आर्टिकल 31 में क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था। तो यानी कि अगर हमारी ज़बरदस्ती कोई प्रॉपर्टी लेता है तो भैया हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो ऐसे घसीटा जाएगा। तो भैया अब नेहरू जी कह रहे हैं कि भैया हमें सब जगह ज़मीन बँटवानी है, इक्वालिटी करनी है सब जगह पे। तो भैया अब ज़मींदार भैया ये कह रहे हैं कि अगर आपने ज़्यादा होशियारी की तो भैया हम सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएँगे। सुप्रीम कोर्ट हमें भैया हमें पता है कि कैसे दे रहा है कि हमें ज़मीन है। तो भैया अब नेहरू जी सोच रहे हैं दिमाग लगाना पड़ेगा। तो भैया इन्होंने लाया क्या? फर्स्ट अमेंडमेंट लाया 1951 में, यानी कि आर्टिकल 31 बी में। तो भैया इन्होंने इसमें आर्टिकल में क्या ऐड करवाया भैया? नया शेड्यूल, यानी कि अभी तक हमारे कितने शेड्यूल थे? कितने थे? अभी तक हमारे शेड्यूल थे 8, अब 9वाँ शेड्यूल हो गया कि भैया 9वें शेड्यूल के अंदर क्या डाल दिया गया? 9वें शेड्यूल के अंदर डाला गया यही वाला हमारा, यही ज़मींदारी का रिफॉर्मेंट एक्ट। तो भैया कि भैया अब जितनी ज़मीन हमें बँटवानी होगी तो बँटवा लेंगे। और इस कानून में क्या था? इस कानून में ये था कि इस कानून को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यानी कि अब अगर जो ज़मींदार थे, जो बड़े-बड़े ज़मींदार थे, अब वो कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर सरकार चाहती है तो उनकी ज़मीन ले सकती है, पर अब जो हम लोग बात करें बड़े-बड़े ज़मींदार हैं, अब वो कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते सरकार को कि भैया आपने हमारी प्रॉपर्टी कैसे ले ली? तो भैया अब जो भी इस शेड्यूल के अंदर कोई कानून डाल दिया जाएगा, तो अब उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो भैया अब गांधी नेहरू जी हमारे खेल गए, बहुत लंबा खेला खेल गए। तो भैया इसमें 9th शेड्यूल के अंदर इन्होंने क्या डाल दिया? लैंड रिफॉर्म रिलेटेड कानून डाल दिए, और एवोल्यूशन ऑफ, यानी कि ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया, यानी खत्म कर दिया इसे पूरी तरह से। तो इस तरह से जो नेहरू जी थे, उन्होंने ज़मीनें दिलवाई थी दूसरे गरीब किसानों को। पर क्या लगता है कि ये सब सही में हुआ होगा? नहीं भाई साहब, जो कागज़ों में और जो हिस्ट्री दिखाई जाती है थोड़ी अलग होती है। एक्चुअली कुछ धांधलेबाज़ी नाम की भी चीज़ हुई थी। तो पहले के समय पे थोड़ा करप्शन वग़ैरह ज़्यादा चलता था, तो फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हुआ था लोगों को। हाँ, इतना भी है, बहुत सारे किसान दिमाग भी लगाते थे। उन्होंने अलग-अलग प्रकार से जुगाड़ें वग़ैरह भी लगाईं। जुगाड़ क्या होता है? तो भैया व्यवस्था लगाना, कुछ ऊपर-नीचे देख खेल के कुछ काम करना, तो ऐसी व्यवस्था लगी थी। तो ऐसा सीन चल रहा था उस समय पर। तो भैया हमने इतना तो समझ लिया कि भैया हमारा नया शेड्यूल ऐड हो गया, कि 9th शेड्यूल ऐड हो गया। तो भैया 9th शेड्यूल के अंदर जितने भी कानून डाले जाएँगे उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये तो हमने देख लिया। कैसे किया था इम्प्लीमेंट, हम लोग ये भी देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल की मदद से। तो भैया एक जैसे कि पहले के समय पे कोई राजा राज करता था, ठीक है? तो अब वो डायरेक्टली तो ऐसा नहीं था कि भैया पैसा माँगने आता था, यानी कि वो एक आदमी को अपने अंडर में रखता था, ठीक है? तो वही हमारे बड़े ज़मींदार थे। तो ज़मींदार क्या करता था, और जैसे ही हमारा ये कानून लागू हुआ 9th शेड्यूल वाला, तो भैया गाँव के लोग समझ गए, और जो बड़े से बड़े ज़मींदार थे भैया वो सोच रहे, और उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया लोगों को कि भैया जो ठेके पे लेके काम करते थे, तो भैया तो उनसे कह दिया क्या कि भैया अगर तुमने कहा कि भैया हमारा है, तो भैया तुम यहाँ पे काम करते हो, तुम कह देना तुम तो लेबर हो, तुम ठेके पे नहीं करते हो काम। अगर ठेपे करते हुए तो भैया उन्हें मिल जाती ज़मीन। तो ऐसा कहा गया, तो भैया लोग जो हमारे डीएम वगैरह, पटवारी वगैरह इकट्ठे आते थे, तो साथ में लोगों को ऐसे ही, जैसे अगर ठेकेदार है तो भैया उसके नाम पे वो जितना कह दे 300 बीघा 400 बीघा ज़मीन उसे दे दी जाती। अगर आम मज़दूर भी होता तो भैया उसे भी कम से कम 10-12 बीघा, 15 बीघा, 50 बीघा ऐसे करके ज़मीन दे दी जाती थी। और अगर ज़मींदार अगर ज़्यादा होशियारी करता तो उसे जेल हो जाती थी। ऐसे करके भैया ज़मीन छीनी गई लोगों से। ठीक है? इस कानून की मदद से, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करें करंटली इस 9th शेड्यूल के अंदर कितने कानून हैं? 284 कानून हैं, ठीक है? पर हम लोग बात करें, इसमें आ गया एक खेला हुआ। कब खेला हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी। क्या वर्डिक्ट दी भैया? उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल 1973 से पहले के जो कानून हैं इसके 9th शेड्यूल के अंदर वो भैया सेफ़ हैं अपने, ठीक है? और जो कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद बने हैं, तो भैया वो सभी के सभी क्या हैं? वो सभी के सभी जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आते हैं। यानी कि जो हमारी कोर्ट वगैरह हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है भैया, वो चेक कर सकती है कि कानून सही है या नहीं है, यानी कि संविधान के हिसाब से है या नहीं है। अगर वो नहीं है संविधान के हिसाब से, तो भैया उसे हम लोग क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे।
तो यानी कि वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर है। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो कि कैसे-कैसे हमारा 9th शेड्यूल के अंदर लैंड रिफ़ॉर्म रिलेटेड और एवोल्यूशन ऑफ ज़िम्मेदारी सिस्टम कैसे डाला गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। मैंने हिस्ट्री के साथ-साथ पूरे कानून और जितने भी आर्टिकल्स लगते हैं वो बता दिए। थोड़ा रिवीजन भी ले कर लेते हैं। तो भैया 9th शेड्यूल के अंदर लैंड रिफ़ॉर्म्स डले हुए हैं जिसमें कि मतलब क्या किसने डलवाए थे भैया, नेहरू जी ने डलवाए थे। इन्होंने लोगों से कहा कि भैया हमें इक्वालिटी लानी है, तो भैया लोगों ने मना कर दिया देने से ज़मीनें। तो भैया इन्होंने क्या किया, फर्स्ट अमेंडमेंट किया 1951 में और ये आर्टिकल लाया 13V, और जिसमें कि शेड्यूल बनाया गया, 9th शेड्यूल बनाया गया। और इस शेड्यूल में अगर कोई कानून डाल दिया जाता तो भैया उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता। तो इसी के अंदर हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड कुछ लॉस डाल दिए और एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम कर दिया। तो इतना क्लियर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। तो भैया इसी के साथ हमारा 9th शेड्यूल हो गया ख़त्म। अब बात करेंगे 10th शेड्यूल के बारे में। तो भैया अभी तक हमने ट्रिक से अपने कितने याद कर लिए। हमने ट्रिक क्या थी हमारी, ट्रिक थी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो ओल्ड पीएम में हम लोग ओ से हमने निपटा लिया था, एल से अभी लैंड रिफॉर्म देख लिया, और डी से हम लोग अब बात करेंगे डिपिक्शन के बारे में। डिफेक्शन के बारे में यानी कि दल बदल, यानी कि धोखा देना, एक तरीके से दगा करना। तो एंटी डिपिक्शन लॉ डाला गया है 10th शेड्यूल के अंदर। यानी कि हम लोग बात करें दल बदल विरोधी कानून। तो भैया ये है, क्या है ये दल बदल विरोधी कानून, हम लोग ये समझते हैं। तो भैया जैसे कि मान चलिए कि अब मैं किसी मतलब कैसे भी करके मैं जीत गया। मैंने कांग्रेस का टिकट लिया, या फिर मैंने गलत पार्टी का नाम ले लिया कि मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट लिया, ठीक है? एक्स कोई पॉलिटिकल पार्टी है भैया, मैंने उसका टिकट लिया। अब मैं जीत गया उस पार्टी से। अब भैया दूसरी पार्टी वाला मुझे अच्छे खासे पैसे दे रहा है, या फिर किसी भी तरह से मैं उसकी पार्टी में चला जाता हूँ अपने पर्सनल बेनिफिट की वजह से, तो भैया मुझे सज़ा हो जाएगी। यानी कि अब मैं अपनी पार्टी नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं अपना दल बदल के अगर मेरे रहने से भैया सामने वाले की पार्टी की जो सरकार है वो बनी है, और मेरे हटने से उनकी सरकार गिर रही है, तो भैया वो मेरे ऊपर क्या लगा देंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ लगा देंगे। तो भैया यानी कि दल बदल, यानी कि मैं जब कोई व्यक्ति अपने पर्सनल प्रॉफिट की वजह से अपनी पार्टी छोड़ देता है, तो भैया उसके ऊपर लग जाता है क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। तो भैया वो 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ ही डला हुआ है। तो इतना समझ में आया। तो अब हम लोग बात करें कि भैया ये कानून कब और कैसे लाया गया, इसके बारे में समझते हैं। तो भैया हम लोग बात कर रहे हैं अपने 52nd अमेंडमेंट के बारे में। यानी कि 1985 से पहले यही होता था कि भैया जो नेता होते थे वो भैया पार्टी बदल देते थे, भैया उन्हें ज़्यादा बेनिफिट दिख रहा तो यहाँ से वहाँ पहुँच जाते थे। तो भैया इससे क्या होने लगी, सरकार डगमगाने लगी कि भैया जो ज़्यादा पैसे दे देता, जो मंत्री थे भैया वो यहाँ से वहाँ डोलने लगते। तो भैया अब राजीव गांधी की सरकार थी, तो 52nd अमेंडमेंट लाए कब, 1985 में। तो उसमें क्या था कि अगर आप लोग अपने फ़ायदे की वजह से अगर पार्टी छोड़ के जाएँगे तो भैया आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो इस कानून में यही था। तो भैया इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं हम लोग, क्या-क्या पॉइंट्स हमारे। तो भैया पहला पॉइंट क्या है, डिफेक्शन को रिलेटेड कैसे डिफेक्शन मतलब गद्दारी साबित होगी आपकी, कि भैया पहला नोट क्या है कि यदि कोई इलेक्टेड मेंबर एमएलए या एमपी एक पार्टी छोड़कर अब पर्सनल प्रॉफिट के लिए दूसरी पार्टी में जॉइन कर ले, भैया वो क्या है, डिफेक्शन कर रहा है, यानी गद्दारी कर रहा है। ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है, यदि कोई इलेक्टेड मेंबर एमएलए या एमपी अपनी पार्टी के इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जाए जा जाके जाएगा तो भी डिफेक्शन हो जाएगा, यानी गद्दारी हो जाएगी। अब इसका एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि मान चलिए कि मेरे घर में लड़ाई चल रही है। मेरे घर के सामने एक बंदा रहता है, ठीक है? मुझे पता है वो बंदा खराब है, ठीक है? मैंने अपने घर में कह दिया जाके, और आज के बाद उससे उनके घर में कोई ना जाके बोलेगा, ना कोई बात करेगा। तो भैया मेरे घर का भतीजा है, भतीजी है। भैया उसके घर में बच्चे खेल रहे हैं, उनके साथ जाके खेल रहा है। तो भैया मैंने जो गाइडलाइंस दी थी उन्होंने फ़ॉलो नहीं की, उनके साथ वो खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, म मज़े कर रहा है। बड़े बच्चे की बात कर रहा हूँ, 18-19 साल की। भैया मस्ती कर रहा है उसके साथ, तो भैया मेरा उसने कहना नहीं माना। यानी कि मैंने उससे जो गाइडलाइंस दी थी उसने नहीं मानी। तो भैया अब गद्दारी कर दी ना उसने मेरे साथ। तो ऐसे ही गद्दारी भैया उन जो पार्टी मेंबर के साथ गद्दारी हो जाती है, अगर पार्टी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया जाए तो उसे भी डिफेक्शन माना जाएगा, क्लियर इतना।
तो भैया हम लोग तीसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो भैया तीसरी कंडीशन में हम बात करेंगे किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बारे में। तो भैया एक आदमी है जिसका नाम क्या है, विवेक है, ठीक है। मान चलिए कि अब उसे क्या करना है, अब भैया वो नेता आदमी है, नेता बनना है भैया हमें। तो भैया ये किसी पार्टी वाले के पास जाएँगे तो भैया उनसे कहेंगे, उसके मेन लीडर से कहेंगे, भाई साहब हमें नेता बनना है, भैया टिकट दे दीजिए अपनी पार्टी। उन्होंने कहा जा यार तुम दिमाग खराब नहीं करो। ये गए बंगाल में दूसरी पार्टी के पास, तो भैया उधर गए, दीदी पार्टी पार्टी के लिए वोट दे दो, वोट दे दो, आई मीन सीट दे दो, सीट दे दो, हमें चुनाव लड़ना है। तो भैया उनने भी कह दिया जा यार दिमाग नहीं खाओ तुम वहाँ यहाँ पे भी। तो भैया अब ये क्या करेगा बंदा, ये बंदा इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेगा। और स्टार्टिंग में कोई इसे जानता नहीं था, तो भैया धीमे धीमे जो लोग इसकी बातें सुनने लगेंगे, तो भैया ये अब लोग इसे चुना देंगे, मतलब चुन लेंगे, और ये क्या बन जाएगा, नेता बन जाएगा। जब ये नेता बन गया तो भैया इसके मन में आ गई लालच, तो भैया ये सोच रहा है कि हम थोड़ा पैसा कमा लें, पार्टी वगैरह आएंगी तो भैया हमें बहुत सारा पैसा दे देंगी। तो भैया अब जब ये पार्टी अगर कोई जॉइन कर लेता है तो भैया इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, यानी कि इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड अगर मेंबर हुआ तो भैया अब अगर वो पार्टी को जॉइन कर रहा है तो भैया तब भी हमारे ऊपर क्या लग जाएगा, उसके ऊपर क्या लग जाएगा, रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। क्लियर है इतना? तो भैया चौथी कंडीशन के बारे में और देख लेते हैं। तो ये अगर कोई हम लोग बात करें, जैसे कि हमने प्रेसिडेंट के बारे में बात की थी कि पार्लियामेंट के अंदर जो 12 मेंबर्स होते हैं तो उनको नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो भैया वही हमसे कहा जा रहा है कि यदि कोई नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद, 6 महीने बीत जाने के बाद अगर कोई पार्टी जॉइन कर लेता है तो भैया उसके ऊपर भी डिफेक्शन लग जाएगी, यानी कि वो क्या करेगा, कोई पार्टी उसके ऊपर डिफेक्शन का लॉ लगा सकती है, यानी कि इसने गद्दारी की है। तो ऐसा क्यों? तो जैसे एग्जांपल अगर बता दूं, तो एग्जांपल जैसे मेरा कोई दोस्त है शिवम, ठीक है। अब भैया वो स्पोर्ट में अच्छा था तो भैया उसका होगा सिलेक्शन राज्यसभा की सीट के लिए। तो भैया अगर वो 6 महीने बाद अगर जॉइन कर ले किसी पार्टी को तो भैया उसके ऊपर भी गद्दारी का टैगलाइन लग जाएगी कि हाँ भैया वो गद्दार है। क्लियर? उसके ऊपर भी डिफेक्शन लग जाएगा हमारा। तो भैया आपने 10th शेड्यूल के सारे जितने भी हमारे कंडीशन लग रही थी डिफेक्शन होने के, भैया सारे देख लिए थे। तो भैया दोबारा से 22 करा दे रहा हूँ। यदि कोई एमएलए एमपी अपने प्रॉफिट की वजह से, पर्सनल प्रॉफिट की वजह से पार्टी ज्वाइन करा है दूसरी, तो ये डिफेक्शन लग जाएगा। कोई अगर कोई एमएलए एमपी भैया अपनी पार्टी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रही है तो उसे भी डिफेक्शन कह दिया। तीसरा इंडिपेंडेंटली इफेक्टिव, यानी कि किसी भी पार्टी को ज्वाइन करा है, यानी कि कोई हमारा कोई व्यक्ति है जो इंडिपेंडेंटली जीत गया और फिर उसके बाद अगर पार्टी ज्वाइन करता है तो भैया डिफेक्शन लग जाएगा। चौथा पॉइंट हमने ये देखा था कि यदि कोई व्यक्ति नॉमिनेटेड है, तो भैया हमने बात की थी पार्लियामेंट के अंदर बाहर लोग जाते हैं नॉमिनेट होके, जो कि प्रेसिडेंट अलग अलग फील्ड से लेके चुनता है। तो भैया नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने तक अपनी जैसे भी करके अपनी इमेज सुधार के रखता है भैया, तो फिर किसी पार्टी में जा सकता है। 6 महीने के बाद राज्यसभा का अगर कोई व्यक्ति 6 महीने बाद राज्यसभा का कोई व्यक्ति अगर पार्टी जॉइन करता है 6 महीने के बाद, तो भैया उसके ऊपर भी डिफेक्शन लग जाएगा। क्लियर है इतना? तो 10th शेड्यूल समझ में आ गया होगा आपको। तो भैया इसको एग्जाम्पल की वजह से समझते हैं। तो भैया राजस्थान में एक एग्जाम्पल की वजह से समझते हैं। राजस्थान है कोई हमारे पास, ठीक है। राजस्थान में सीटें हैं, वहाँ पे 200 सीटें हमारे पास, और उनमें से हम लोग बात करें कि उनमें से वहाँ पे स्पीकर है, ठीक है। लोकसभा में पता है स्पीकर होता है, तो लोकसभा के स्पीकर है, ठीक है। अब स्पीकर है, तो अब हम लोग बात करें कि यहाँ पे आईएनसी के पास सरकार बनाई है, आईएनसी ने बनाई है सरकार कितनी, 120 वोटों के साथ, और इनके पास बीजेपी की भैया सरकार नहीं बन पाई, इनके पास 80 मेंबर थे। अब वो कैसे भी करके जब ये मेंबर खिला कुछ इन्हें खिला पिला के थोड़े बहुत मेंबर्स अपने पास लेने की कोशिश करेंगे। तो अब जो खिला पिला के मेंबर्स अपने पास लेने की कोशिश करेंगे, तो भैया अब इसके जो मेंबर्स हैं वो आके चले आएँगे किसके पास, बीजेपी के पास चले जाएँगे। तो भैया होगा क्या, इनकी सरकार चली जाएगी, डूब जाएगी। तो भैया अब जो इनके नेता छोड़ के आएँगे, तो भैया जब इनके नेता छोड़ के आए तो भैया इनके ऊपर क्या लगा सकती है, आईएनसी डिपिक्शन लगा सकती है। यानी कि अब भैया ये क्या करेंगे, वो स्पीकर के पास जाएँगे, तो भैया स्पीकर के पास जाके उनसे शिकायत करेंगे कि भैया इनके ऊपर डिपिक्शन लगा दी है, भैया इनने हमारी पार्टी छोड़ दी है, भैया इनके चक्कर में हमारा एक सरकार का कॉन्फिडेंस चला गया। तो भैया उनसे उनकी सीट छीन ली जाएगी, फिर जब तक अगले चुनाव नहीं होते तब तक के लिए वो चुनाव सीट पे बैठ नहीं सकते हैं अपनी। अगर लोकसभा के अंदर होता है तो भैया स्पीकर के पास जाते हैं, और राज्यसभा के पास जाते हैं तो उसके अंदर चेयरमैन के पास जाना पड़ता है राज्यसभा के अंदर। और भैया ये संविधान का, और हम लोग बात करें अगर टू थर्ड अगर हम लोग बात करें किसी पार्टी के जो सदस्य हैं वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं, तो भैया उसे डिफेक्शन नहीं कहा जाएगा, उसे मर्जर कहा जाएगा। तो भैया ये मर्जर का कानून कब लाया गया था, 91st अमेंडमेंट 2003 को लाया गया था। तो यानी कि अगर हम लोग बात करें, अगर
200 सीट्स हैं, 200 में से 80 सीट्स अगर हम लोग बात करें, 80 लोग आके सीधे-सीधे क्या कर लें, जॉइन कर लें, पार्टी जॉइन कर लें, 200 में से 80 लोग जॉइन कर लें, तो भैया हमारा ये डिपिक्शन नहीं लगेगा। अगर उनमें से अगर एक व्यक्ति भी कम हो जाए, यानी कि 2/3 से अगर एक व्यक्ति भी कम हो जाए, तो भैया उसके ऊपर डिपिक्शन लग जाएगा और उसकी जो सीट है वो भैया खत्म हो जाएगी। तो इतना समझ में आया या नहीं आया? और अगर मैं बात कर दूँ भैया, पहले अब अभी तो हमारे पास 2/3 का ये मर्जर वाला है कि, पर इससे पहले क्या होता था, इससे पहले क्या होता था 19 अ अ, कि पहले 1/3 का सीन चलता था। पहले क्या चलता था, 1/3 का सीन चलता था। अब तो 2/3 का हो गया, तो भैया 1/3 मेजॉरिटी लाना तो भैया बहुत आसान बात थी, पर अब के समय पर 2/3 मेजॉरिटी ला पाना इतनी आसानी वाली बात नहीं है। तो हम लोग बात करें कि जब हमारा कानून बना था, जब ये 1985 में आया था, तो भैया 1/3 का प्रोविज़न था मर्जर के लिए। अब हमारे पास कितने का हो गया, अब हमारे पास प्रेज़ेंट समय पे हो गया है 2/3 का। 2/3 का प्रोविज़न हो गया है। कब आया ये 2/3 का प्रोविज़न मर्जर वाला? तो भैया ये 91st अमेंडमेंट 2003 में लाया गया था। और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो, और मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक अनाउंसमेंट कर दूँ भैया, यूपीएससी के कोर्सेज़ भी अब धीमे-धीमे आ चुके हैं, और बाकी के जो कोर्सेज़ हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के, भैया वो तो अपलोड हो ही चुके हैं। जैसे कि हमारी ये हिस्ट्री वगैरह हुई, तो भैया इसके सारे कोर्सेज़ डल चुके हैं पहले ही चैनल की प्लेलिस्ट में। तो ये जाइए विज़िट कर लीजिए, फ्री में कोर्सेज़ हैं, पैसा लगना नहीं है आप लोगों का। तो भैया जाइए और पढ़ लीजिए।